हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू द यदुवंशी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम क्लास 9 का बायो का चैप्टर, जो है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए इसमें शुरू। हमने पहले देख लिया था, उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सेल ऑर्गेनल के टाइप या फिर जो सेल ऑर्गेनल के पार्ट हैं उनके बारे में हम देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियस इज अ लार्ज स्फेरिकल बॉडी जनरली लाइंग एट द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एक लार्ज स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि जनरली कहाँ पर होगी, सेंटर जो सेल होगा उसके सेंटर में लाई करेगी या फिर वहां पर मिलेगी देखने को, जैसा आप नीचे देख पा रहे हो वही है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी पार्ट होता है किसी भी सेल के लिए। इट कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी एंड ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ठीक है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि जो कंट्रोल करता है बेसिकली सेलुलर एक्टिविटी को, ठीक है, और सेल डिवीजन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो बेसिकली क्या होता है, तो उसका आंसर आप करेंगे न्यूक्लियस। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से ये आपका जो सेल डिवीजन है उसमें ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे देखेंगे, इट डिसाइड व्हाट फंक्शन अ सेल विल कैरी आउट आफ्टर मैच्योरेशन। जब ये सेल जो है वो मैच्योर हो जाएगा उसके बाद कौन सा जो सेल है वो क्या काम करेगा वो यही डिसाइड करेगा। ठीक है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली आपका दो लेयर होते हैं उनसे कवर होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस तरीके से ये जो लेयर है ये आप देख पा रहे होंगे येलो कलर में, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। The nuclear membrane has pore which allow transfer of material from inside the nucleus to its outside, जो कि साइटोप्लाज्म होता है। जैसा पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जो अलाउ करेंगे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होगा इनसाइड जो भी है, ठीक है, उसको बाहर निकालने में, जो कि आपका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके थ्रू। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और मोर राउंड शेप, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लिय, जो कि सिंगल न्यूक्लियस होता है। जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसमें आपका एक या फिर ज्यादा आपके राउंडेड शेप के न्यूक्लिय होते हैं, जिनको हम सिंगल न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए, ये देख पा रहे होंगे येलो कलर में आउटर जो किया गया है। आगे बढ़ेंगे, इट ऑल्सो कंटेन अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स कॉल्ड क्रोमाटिन फाइबर्स। इसके अंदर जो फाइबर होते हैं उनको हम या नेटवर्क ऑफ फाइबर होते हैं जिनको हम क्रोमाटिन फाइबर्स बोलते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आपका बेसिकली ये क्रोमाटिन फाइबर होता है। ठीक है। चलो, क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर व्हेन द सेल अबाउट टू डिवाइड। जब ये सेल जो है वो आपके लगभग डिवाइड होने पर होगी तब जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होंगे लगभग आपको जैसे रॉड शेप होता है उस तरीके में। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा रॉड शेप में। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली डीएन से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, ये आपका आगे बात करेंगे कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो अच्छा, डीएनए का जो काम होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है वन जनरेशन से अगली वाली जनरेशन के लिए, वो बेसिकली आपकी डीएनए के थ्रू ही होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कलर ऑफ आइज हो गया, कलर ऑफ हेयर हो गया, ठीक है, तो ये जो हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो जाती है वो डीएनए के थ्रू ही जाती है। चल, फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शन सेगमेंट होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डीएनए का
जीन्स बोलेंगे उसको। Generally, one gene control one or more cell function, but sometimes a single function is controlled by a set of gene. बेसिकली आपका या जनरली अगर हम बोलें तो वन जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है वन और मोर सेल फंक्शन को, या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल का जो फंक्शन होगा वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिंगल फंक्शन के लिए भी जो है वो कई सारे जीन्स जो है वो आपके काम करेंगे। ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। इट इज इफ इट इज रिमूव्ड द सेल यू अल्टीमेटली डाइज। ठीक है। ये कंट्रोल करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब फंक्शंस जो आपके रहेंगे। ठीक है। अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो हम बोल सकते हैं कि सेल जो है वो अल्टीमेटली कैसा डाई हो जाएगा, मर जाएगा। न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा सेल डिवीजन को। It is involved in transmission of hereditary characters from parents to offspring। ठीक है। खुद जैसे जब नई जनरेशन जो आपके बनेगी, अभी जैसा हमने पीछे देखा था, तो जो इसके अंदर डीएनए थे वो डीएनए बेसिकली क्या कर रहे थे, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाने का काम कर रहे थे। कुछ इस तरीके से, जैसे आंखें अगर किसी की लाल हैं तो बच्चों की अक्सर जो उनके बच्चे होते हैं उनकी भी आंखें लाल होती हैं। ठीक है। या फिर हेयर का कलर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। बेसिकली इसको हम ईआर भी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि कवरिंग कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है। जो मेम्ब्रेन होंगे वो बाउंड रहेंगे या फिर कवर्ड रहेंगे। ट्यूब्स एंड सीड्स कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है। ये ट्यूब्स हो गई, वो आपकी सीड्स हो गई। ठीक है। ये लार्ज नेटवर्क होता है। ये कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आरएआर या फिर एसईआर हम बोलते हैं। ठीक है। जो रफ ईआर होंगे वो आपके इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो ये कैसे देखेंगे, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो रफली दिखेगी हमें। इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, और इसमें जो आपके पार्टिकल्स अटैच रहेंगे उनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज, और जो राइबोसोम्स होंगे उनका क्या काम क्या रहेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम रहेगा। ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे स्मूथ ईआर के, तो ये आपके विदाउट राइबोसोम्स होंगे। ठीक है। इन पर कोई भी राइबोसोम नहीं होगा, और मैन्युफैक्चर करेंगे ये फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स को। ठीक है। फंक्शन की बात करें ईआर के फंक्शन क्या होंगे, तो इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होगा उसमें ये हेल्प करेंगे। ठीक है। ये सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन को, और जो लिपिड्स, फैट को ही हम लिपिड्स बोलते हैं, और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करेंगे। ये प्रोटीन्स जो होंगे या लिपिड्स जो होंगे वो सिंथेसाइज किए जाएंगे आपके ईआर के द्वारा। सिंथेसाइज का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटता है तो उसी को हम सिंथेसाइज्ड बोल देते हैं। तो ईआर के द्वारा ही ये किया जाएंगे। आर यूज्ड इन बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको भी बनाने में इनका यूज किया जाएगा, और यही जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायो जेनेसिस बोल देते हैं। चल, और क्या काम रहेंगे, सम लिपिड्स एंड प्रोटीन आर यूज्ड एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। कुछ आपके जो लिपिड्स या फिर जो प्रोटीन हो गए वो यूज किए जाएंगे, जो एंजाइम और हार्मोन होंगे उनके तरीके से। इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा प्रोटीन्स का या जो सिंथेसाइज किया जाएगा वो राइबोसोम्स के द्वारा किया जाएगा। एसएआर स्मूथ ईआर की बात करें तो सर्टेन सेल होते हैं ऑफ लीवर प्ले अ क्रूशियल रोल in detoxifying many poisonous and drugs which enter our body through food, air or water। जो स्मूथ ईआर होते हैं इनका बेसिकली काम क्या है या फिर क्या काम करते हैं, ये डेटॉक्सिफाई का काम करेंगे, जो कि आपके पॉइजनस या जो ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, चाहे वो खाने के थ्रू आए, चाहे वो एयर के थ्रू या फिर आपके वाटर के थ्रू। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका गोल्गी एपरेटस। ठीक है। गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे, या फिर इसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्गी। ठीक है, जो कैमिलो गोल्गी थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उन्हीं के सरनेम पर इसको गोल्गी एपरेटस के नाम से जानते हैं हम लोग। इट कंप्रोमाइज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो वेसिकल्स होंगे वो लगभग लगभग आपके कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेंगे। These sac are called cistern and are filled with different enzyme। ये जो आपके छोटे छोटे जो छेद या फिर जो जगह है, इनको हम बेसिकली सिस्ट्रेन बोलते हैं, और ये आपके अलग अलग एंजाइम से क्या रहेंगे, फिल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इट इज कंसिडर्ड एज द पैकेजिंग ऑफ फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। ठीक है, ये कंसीडर किए जाते हैं एज जैसे जो पैकेजिंग होना है या फिर जो आपका फॉरवर्ड करना है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो आगे देखेंगे काम क्या रहेगा इनका। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। जो मटेरियल होगा वो सिंथेसाइज किया जाएगा कहाँ पर, ईआर के पास में, जो कि पैक्ड और डिस्पैच किया जाएगा। अलग अलग जो टारगेटेड इनसाइड या फिर आउटसाइड जो सेल का रहेगा, वो आपका वहां पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, गोल्गी एपरेटस के द्वारा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका ईआर के पास की बात है। यहाँ पर इस तरीके से इन या आउट जो भी करना होगा वो ये डिसाइड करेगा या फिर इसके द्वारा किया जाएगा। इन सम केसेस इट ऑल्सो कन्वर्ट्स सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो आपका सिंपल शुगर जो होता है उसको कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स शुगर में। और जो गोल्गी एपरेटस है ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। जो गोल्गी एपरेटस है वो आपका इन्वॉल्व होगा जो लाइजोसोम्स बनेंगे या फिर जो फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स होगा उसमें भी। नेक्स्ट पार्ट है लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर कुछ आपका दे आर सिंपल एंड वन मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, इसमें आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, जो कि आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स से भरा रहेगा। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बने हुए होते हैं, रफ ER से जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके बने हुए होते हैं। ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी गोइंग ऑन द सेल ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उनकी वजह से बेसिकली क्या होता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो आपका जनरेट हो जाता है। द पावरफुल एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिव दीज वेस्टेज। पावरफुल जो एंजाइम्स होंगे वो इसको डाइजेस्ट करने का, या जो ये जो वेस्टेज होते हैं वो आपके इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं कि इनको आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं या करते हैं। सो लाइजोसोम्स डाइजेस्ट द वेस्ट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लाइजोसोम्स हैं वो बेसिकली वेस्ट जो होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। प्लांट सेल जो होते हैं हैव वेरी फ्यू लाइजोसोम्स। उनके अंदर बहुत कम लाइजोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट द वेस्ट इज स्टोर्ड। उसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल होते हैं उनमें बेसिकली या जनरली क्या होता है कि जो ज़्यादातर जो प्लांट सेल होंगे वो आपके उस वेस्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए फंक्शन ऑफ लाइजोसोम के बारे में अगर हम देखें तो फंक्शन क्या क्या रहेंगे, काम क्या क्या रहेंगे। एज इट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, इट प्रोटेक्ट्स the cell by destroying any foreign material like bacteria, virus that invade the cell। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल है कि अभी जो हमने पढ़ा, तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या रहेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा सेल को जो आपके फॉरेन मटेरियल है। फॉरेन मटेरियल बेसिकली क्या होता है, जो बॉडी के लिए अनजान है या फिर जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ठीक है, जो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो सारे के सारे ये आपका फॉरेनर मटेरियल है। जैसे ये आपका यहाँ पहुंचा, इसको क्या करेगा, ये जो लाइजोसोम्स होंगे वो क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है,
They remove worn out cellular organelles and remove all organic debris. जो आपके डैमेज होगा सेलुलर ऑर्गेनल के अंदर, उनको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा एज अ वेस्ट मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर ये आपका हुआ और इसको खत्म कर दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। अब ये ऑटोमेटिकली हो रही है, इसको हम इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि ऑटोलाइसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, सेल्फ डाइजेशन के, इसलिए हम इसको डिमोलिशन स्क्वाड के नाम से भी जानते हैं। किसको? जो आपके लाइजोसोम्स हैं उनको। अगला लाइजोसोम के काम की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो ड्यूरिंग द डिस्टरबेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट ओल्ड और डैमेज, जब आपकी जो सेल है वो ओल्ड हो जाए या फिर डैमेज होती है, तो लाइजोसोम्स जो होते हैं वो ब्रस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं, वहां से जो एंजाइम्स होंगे उनको डाइजेस्ट कर देंगे खुद अपने अंदर ही। इसीलिए जो लाइजोसोम्स होते हैं उनको हम सुसाइड बैग्स के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सुसाइड बैग के नाम से किसको जाना जाता है, किस ऑर्गेनल को जाना जाता है, तो वहां पर आप का आंसर बनना चाहिए लाइजोसोम्स। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का रहेगा। इसमें आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो होगा वो आपका पोरस होगा। ठीक है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, जबकि अंदर का जो मेम्ब्रेन होगा वो आपका कैसा रहेगा, डीपली फोल्डेड रहेगा। फोल्ड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिस्ट। ठीक है, दे क्रिएट अ लार्जर सरफेस आर एरिया फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग। और यहाँ पर जो आपका एक लार्जर सरफेस एरिया क्रिएट किया जाता है ताकि जो फंक्शनिंग है वो इफिशिएंट वे में हो पाए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपका खुद के डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, therefore they are capable of making some of their own protein। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि इनके पास डीएनए और राइबोसोम्स हैं, तो ये अपने अंदर इतनी काबिलियत रखते हैं कि ये अपने खुद के जो प्रोटीन है उसको भी बना सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स with the help of enzyme to release energy in the form of ATP। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोहाइड्रेट को और फैट को, किसके हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, और वहां से आपका क्या निकलता है, एनर्जी निकलेगा जो कि आपका एटीपी के फॉर्म में होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, चल काम की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोड्यूस करेगा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, जो कि आपका करेंसी ऑफ द सेल होता है। ठीक है, करेंसी ऑफ द सेल की बात करें तो ये यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। चलिए, द बॉडी यूजेस दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, जो बॉडी है ये बेसिकली क्या करेगी, जो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है उसका क्या करेगी, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको प्रोड्यूस या सिंथेसाइज करने का काम करेगी। एंड टू डू मैकेनिकल वर्क, जिसमें आपका मूवमेंट ऑफ मसल्स हो गया, है ना, प्रोडक्शन ऑफ हीट हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके फंक्शन में हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, तो प्लास्टिड्स बेसिकली आपका क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट सेल के अंदर मिलेगी, केवल और केवल प्लांट सेल के ही अंदर ये मिलेगी। दे गिव कलर टू द लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इनका काम क्या रहेगा, या फिर ये जो हैं ये किसके लिए जिम्मेदार रहते हैं, प्लास्टिड्स, ये आपका जो लीव्स हैं, फ्लावर हैं या फिर जो फ्रूट्स हैं उनको कलर देने का काम करेंगे।
प्लास्टिड्स जो आपके होते हैं वो आपके टू टाइप के होते हैं, एक आपके कलर्ड रहेंगे ये और दूसरे आपके कलरलेस या फिर वाइट रहेंगे। जो कलर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमाप्लास्ट और जो आपके कलरलेस होते हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं आर अ टाइप ऑफ chromoplasts which are green in color due to the presence of a green color pigment। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ग्रीन कलर है, ये रेड कलर आपको दिख रहा है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं वो हेल्प करेंगे हार्नेस सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो आपका सोलर एनर्जी है उसकी हार्नेस में हेल्प करेंगे, बचाने में काम आएंगे, मदद करेंगे और कन्वर्ट करेंगे जो केमिकल एनर्जी है उसको फूड के फॉर्म में। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो आपके कलर देंगे फ्लावर्स और फ्रूट्स को। ठीक है, जो भी आप कलर देखते हैं वो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइज एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फूड लाइक स्टार्च ऑयल प्रोटीन। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आपके किसमें सिंथेसाइज और स्टोर करने का काम करेंगे जो फूड होते हैं जिसमें आपका स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया। ठीक है, उनमें बात करेंगे वैक्यूल्स की, तो वैक्यूल्स जो हैं वो आपके स्टोरेज पाइपलाइन स्ट्रक्चर होंगे जो कि सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स होंगे। ठीक है, वैक्यूल जो होंगे वो बाउंड होंगे सिंगल मेम्ब्रेन से। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी बेसिक साइज शेप और साइज, इनका कोई बेसिक शेप और साइज नहीं होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स की बात करें तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपका बेसिकली जो सेल की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ये बदलता रहता है। एनिमल सेल हैव फ्यू स्मॉल साइज एंड टेम्परेरी वैक्यूल्स। जो आपके एनिमल सेल हैं उनके अंदर कुछ एक छोटे छोटे साइज के या टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, वाइल प्लांट वन और मोर लार्ज वैक्यूल। जबकि हम अगर प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। फंक्शन की बात करें तो वैक्यूल्स हेल्प करेंगे मेंटेन करने में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सेल का उसमें या फिर ऑस्मोटिक बेसिकली बैलेंस ऑफ द, ये देखो बैलेंस ऑफ द वाटर आपका। दे स्टोर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स जो कि आपका ग्लाइकोजन, प्रोटीन और वाटर होते हैं, इनको स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, they store waste product and food in chemical cell that is amoeba. It store food so it called as food vacuoles। जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको जो फूड जो एनिमल सेल होते हैं उनमें एज अ फूड ये स्टोर करने का काम करेंगे। जैसे अमीबा में आपने देखा होगा ये स्टोर करेगा फूड को, इसलिए हम इसको फूड वैक्यूल के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, देख लेना इनको। चलिए, यहाँ तक हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं सेल के उनके बारे में हमने पढ़ा और जाना, उनके फंक्शन के बारे में देखा। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनल्स वेयर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन सेल हैविंग सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड यूकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल बेसिकली वो होंगे जिनके जो सेल ऑर्गेनल होंगे वो कवर्ड रहते हैं मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, वेयर एज द सेल विच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल उनको हम बोलते हैं प्रोकारियोटिक सेल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो यूकारियोटिक सेल जो होंगे वो आपके, ये आपका फिगर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी चीज कहाँ पर है, इजी फिगर है, आप बना के इसको देख लेना एक बार प्रैक्टिस करके। दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो आपका क्या होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। इनके अंदर आपका एक न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियोलस होगा और न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। ठीक है, साइज की अगर हम बात करें यूकारियोटिक सेल की तो ये लगभग आपका 5 to 100 नाइक्रोमीटर के बराबर होता है।
जो आपका कॉम्परेटिवली लार्जर होता है साइज में, ठीक है। दे हैव मोर देन वन क्रोमोसोम, इनके जो अंदर आपका एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। दे आर प्रेजेंट इन हायर एडवांस यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। यहाँ पर जो आपके ये हायर एडवांस यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर प्लांट या फिर जो एनिमल होंगे उनमें ये देखने को मिलेंगे। करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स जो सेल होते हैं वो आपके बेसिकली थ्री स्ट्रक्चर होते हैं इनके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे तो इनका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, देयरफॉर जो जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए हो गया वो इनका डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा साइटोप्लाज्म के, ठीक है। आगे बात करेंगे इनमें क्या होता है, सिंगल आपका क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और जो सच अनडिफाइंड रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग डीएनए, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड बेसिकली कहाँ, प्रोकैरियोटिक में आपका कहाँ पर रहेगा, ये आपका अनडिफाइंड रीजन है जो कि आपका साइटोप्लाज्म में रहेगा, जहाँ पर डीएनए जो है वो कंटेन करेगा ये, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे वो आपके क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। चलिए और क्या क्या होता है इन फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे प्लास्टिड्स, यहाँ पर आपका ये जो क्या कैसा रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। ये आपके हो गए, इनमें आपका एब्सेंट रहेगा। सो देयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन वेसिकल्स, इसलिए इनका जो क्लोरोफिल है जैसा हमने पीछे देखा था, तो इनका क्लोरोफिल जो होगा वो आपका वेसिकल्स में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर इन साइज रेंजिंग 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये इनका जो साइज होता है स्मॉलर होता है, जो आपका 1 to 10 माइक्रोमीटर रहेगा। ओके, थैंक यू।